पहले अपना आप तो साफ करिए। कोई भी क्रिमिनल कैंडिडेट होगा, भाजपा के अंदर आने के बाद उसको क्लीन चिट दी जाती है। ये कहां का इंसाफ है? कोई भी ऐसा भाषण नहीं है जिसमें हिंदू मुस्लिम ना उनका, कोई भी ऐसा भाषण नहीं। हमने डेवलपमेंट करी, हमने फ्री राशन दिया, तो फ्री राशन दे क्यों रहे हो आप? एहसान थोड़ी ना कर रहे हो आप। नौकरियां नहीं दोगे, जनता भूखी मर रही है, तो फ्री राशन तो देना पड़ेगा ना। और मेरे को एक शर्म आती है कि 70 साल हो गए देश को आजाद हुए, आज भी एक नौजवान खड़ा है लाइन में 5 किलो राशन के लिए। क्या हालत कर दी है देश की? देश की तरक्की के लिए इन्होंने काम करने थे, लेकिन देश को डुबो रहे हैं धीरे धीरे। जैसे पाकिस्तान का हाल है, वैसे ही हमारे देश का भी हाल थोड़े दिनों के अंदर होने वाला है। इकोनॉमी बोल रहे ग्रोथ कर रही है, मेरे को नहीं दिख रही ग्रोथ इकोनॉमी के अंदर। तो क्या आपको लगता है कि टेररिस्ट 0% यहां से हटाया गया? ज्यादा से ज्यादा टेररिस्ट यहां पे अटैक्स कर रहे हैं। जिस टाइम पे हमारा देश आजाद हुआ था, हमारे देश की ऐसी बुरी हालत थी कि वहां पे प्राइम मिनिस्टर बनना, प्रेसिडेंट बनना एक सुसाइड करने के बराबर था। ये रियलिटी है। बड़े बड़े डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर या डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर एजुकेशन सिस्टम फ्री है। हमारे यहाँ पे तो जीएसटी लगा के रखा हुआ है। एक पेंसिल भी लेनी है उसके ऊपर भी जीएसटी दो, खाने पीने वाली चीजों के ऊपर जीएसटी रखा हुआ है। कहां तरक्की करेगा देश हमारा? देखिए अच्छे दिन मेरे को तो नहीं दिखे। एक पढ़ा लिखा नौजवान, पोस्ट ग्रेजुएट नौजवान, पीएचडी स्कॉलर नौजवान, वो दिहाड़ी लगाने पे मजबूर है, वो कुल्ली का काम करने पे मजबूर है, वो रेडी लगाने पे मजबूर है। कहां है अच्छे दिन? ना तो कोई डेवलपमेंट हो रही है, सिर्फ अर्बन एरिया में डेवलपमेंट हो रही है, वो भी ढंग की नहीं हो रही। रूरल एरियाज की हालत देखो, आज 72 से भी बदतर है। 70% से ज्यादा पॉपुलेशन हमारी रूरल एरियाज के अंदर है। क्या किया भाजपा ने? किया कुछ? तो स्टेटहुड का दर्जा देना जेएंडके को, वो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हाँ, यहां पे एक चीज वो गलत बोल रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। स्टेटहुड का दर्जा देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक टाइम पीरियड दिया है कि भाई 30 सितंबर तक इलेक्शंस करवाओ और उसके बाद स्टेटहुड का दर्जा दो। लेकिन ये बात सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानते, ये अपनी यहां पे तानाशाही का काम कर रहे हैं। एक वीडियो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है अभी कि यहाँ बिलावर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो कांग्रेस की तरफ से जो कैंडिडेट है, जिनका नाम है डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वो रो रहे थे, बहुत ज्यादा इमोशनल थे, भावुक थे। तो आपको क्या लगता है कि जो उनके आंसू बाहर निकले हैं, वो आंसू जो थे वो खुशी के थे कि उनके साथ इतनी पब्लिक खड़ी है, या फिर वो आंसू कहीं ना कहीं गुस्से के थे? हेलो दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेकर। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम वो मुद्दे उठाने वाले हैं जो कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि अभी इलेक्शंस का दौर चल रहा है और बिलावर कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस डिस्कशन के लिए पहले की तरह हमारे साथ फिर से हाजिर हैं वन एंड ओनली एक बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन अंशु सर। तो हम इनसे आज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछने जा रहे हैं। तो जिन क्वेश्चंस के आंसर सुनने के बाद आप लोगों की भी आत्मा जो है वो भटक उठेगी, आपको भी रियलिटी का पता चलेगा कि अभी इस टाइम चल क्या रहा है पूरे इंडिया में और स्पेशली हमारे जम्मू कश्मीर में। सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने इस चैनल के ऊपर। तो जैसे कि आपको पता ही है कि कल बिलावर में कांग्रेस की साइड से एक महारैली होनी थी और जिसको संबोधित करने के लिए स्पेशली दिल्ली से उठकर बिलावर में श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी आने वाली थी। तो लोगों की अच्छी खासी भीड़ भी थी यहां पे। तो हुआ कुछ इस तरह से कि वो प्रियंका गांधी जी जो हैं वो यहां बिलावर में किसी कारणवश पहुंच नहीं पाई। तो लोग जो थे वो सुबह से लेकर शाम तक उनके इंतजार में थे। तो इसके पीछे का कारण आप किसको मानते हो? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने बहुत ज्यादा जोर शोर से बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन भी किया, कल का नाराबाजी भी की है और उनका मानना है कि ये सारी की सारी जो प्लानिंग थी वो बीजेपी की थी। उन्होंने जानबूझ के प्रियंका गांधी जी को बिलावर में लैंड होने ही नहीं दिया। इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है, आपकी क्या फीडबैक रहने वाली है, बताइए सर। तो कहीं ना कहीं ये मैं जरूर मानता हूं कि इसके पीछे का हाथ अपोजिशन का हो सकता है, क्योंकि अगर जेपी नड्डा को सिक्योरिटी दी जा सकती है तो फिर प्रियंका गांधी को सिक्योरिटी क्यों नहीं दी जा सकती हमारे बिलावर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। कल बहुत जगहों पे यहाँ पे लीडर्स आए हुए थे, जैसे हमारा बनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का है लोहाई मुलार में एरिया, वहां पे गुलाम नबी आजाद जी गए हुए थे। हालांकि वो एरिया बहुत ही रिमोट एरिया और वहां पे टेररिस्ट अटैक्स होते रहते हैं आए दिन।
तो अगर वहां पे उनको सिक्योरिटी दी जा सकती है तो हमारे बिलावर में जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं दे सकती थी? कहीं ना कहीं ये अपोजिशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसके बीच में भाजपा का, क्योंकि भाजपा चाहती है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनका दिल टूट जाए, लोग ये देखें कि कांग्रेस झूठे वादे करती है बिलावर के अंदर। तो मैं तो यही चाहता हूं कि ऐसे लोगों को हमें असेंबली में नहीं लाना चाहिए, या ऐसे लोगों के जो ऐसी बातें करते हैं उनको यहां से बाहर निकालना चाहिए, ठीक है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जेपी नड्डा को सिक्योरिटी दी जा सकती है बिलावर के अंदर, तो प्रियंका गांधी को क्यों सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती? ये मैं सवाल करता हूं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से। और कहीं ना कहीं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूर किया है कि उसको सिक्योरिटी ना देने के लिए, जिससे कि कांग्रेस को बुखलाया जा सके। तो सर, जैसे कि अभी सुनने में भी आ रहा है कि प्रियंका गांधी जी ने ना आने का उन्होंने भी कुछ कारण बताए हैं। उनकी एक वीडियो अभी ट्रेंडिंग में चल रही है, जैसे कि उन्होंने बताया है उसमें कि उनको गलत इंफॉर्मेशन दी गई। जब वो दिल्ली में थी, आने की तैयारी में थी, तो उनको गलत इंफॉर्मेशन दी गई कि ऐसी ऐसी बात है कि जम्मू में इस टाइम बहुत भारी भरकम बारिश हो रही है और फ्लड भी आया हुआ है, तो मौसम बहुत ही ज्यादा खराब है। तो ये जो उनको गलत जानकारी दी गई, अब ये किसने दी, कैसे दी और क्यों दी, ये भी मैं आपको पूछना चाहूंगा। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी में भी कोऑर्डिनेशन की कमी दिख रही है? अगर इतना बड़ा लीडर बिलावर में आ रहा है तो उनका भी तो फर्ज बनता है कि कम से कम अपने लीडर को सही इंफॉर्मेशन देना कि असलियत है क्या, यहाँ पे मौसम किस तरह का है। तो जैसे कि आपको पता ही है, कल तो ऐसा कुछ था ही नहीं बिलावर में, तो खास तौर पे जहां पे उन्हें स्पेशली आना था, यहाँ पे तो मौसम बिल्कुल साफ था, कोई फ्लड जैसे हालात नहीं थे यहाँ पे। आपको क्या लगता है इसके ऊपर, बताइए। देखिए कुलदीप जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस के बीच भी कोऑर्डिनेशन कम है, कोऑर्डिनेशन की कमी देखने को मिल सकती है। क्योंकि जैसे प्रियंका गांधी जी एलिगेशन लगा रही हैं कि मेरे को यहाँ पे ये सूचना मिली है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश है, तो कल यहाँ पे इतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई है, हुई होगी किसी एरिया के अंदर, वो पता नहीं हमें। यहाँ पे तो बिलावर के अंदर तो दिखी नहीं बारिश, बहुत अच्छा मौसम था, धूप थी, ठीक है? तो उनको गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई। अब हम इसमें ये नहीं बोल सकते कि वो कांग्रेस ने लगाई या बीजेपी ने उनको गलत इंफॉर्मेशन दी है। अब वही बता सकते हैं कि उनको गलत इंफॉर्मेशन किसने दी, ठीक है? और दूसरी और चीज है कि यहाँ पे जब उनका प्लेन आ रहा था, मैंने भी वो प्लेन देखा, वो यहाँ पे लैंड होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको लैंड नहीं होने दिया हमारे इस बिलावर के अंदर। उसके पीछे का कारण यही है कि उसको सिक्योरिटी नहीं दे सकते थे, ठीक है? अगर सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं तो फिर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे कर क्या रही है, ठीक है? उसके पीछे का कारण तो यही रहेगा ना कि वो फिर उन्हीं लोगों को सिक्योरिटी देंगे जिनकी सरकार है। अपोजिशन को टोटली खत्म करने की बात कर रहे हैं वो पूरे इंडिया से। तो जब अपोजिशन रहेगी नहीं तो हमारा देश एक लोकतंत्र नहीं रहेगा, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रहेगी, वहां पे तो डिक्टेटरशिप के चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है? तो यहां पे मुझे तो यही लगता है कि डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है इंडिया से। और अभी आप चुनाव देख भी रहे हो कि चुनाव हो रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे मेरे को नहीं लगता कि चुनाव का कोई सिलसिला भी रहेगा। जिस हिसाब से हमारी भाजपा सरकार सेंटर में लॉस वगैरह बनाती है, ठीक है, वो तो आम लोगों को ध्यान में रखती ही नहीं है, वो सिर्फ जो उनका मन आता है वो लॉस बनाते रहते हैं। कि जैसे कल की ही बात है, यहां पे इतनी बड़ी रैली होने जा रही थी कि आप बात ही मत पूछो, क्योंकि मैं खुद उस जगह गया था कल और बहुत ज्यादा पब्लिक वहां पे इकट्ठी थी और वो पब्लिक सुबह से लेकर शाम तक इंतजार कर रही थी। जब लास्ट में पब्लिक को ये सुनने को मिला कि प्रियंका गांधी जी जो हैं वो बिलावर में नहीं आने वाली हैं, वो वहां से जम्मू से ही वापस जा रही हैं, तो उसके बाद आपने जैसे कि देखा ही होगा कि एक वीडियो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है अभी कि यहां बिलावर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो कांग्रेस की तरफ से जो कैंडिडेट है जिनका नाम है डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, वो रो रहे थे, बहुत ज्यादा इमोशनल थे, भावुक थे। तो आपको क्या लगता है कि जो उनके आंसू बाहर निकले हैं, वो आंसू जो थे वो खुशी के थे कि उनके साथ इतनी पब्लिक खड़ी है, या फिर वो आंसू कहीं ना कहीं गुस्से के थे अगेंस्ट प्रियंका गांधी जी कि वो यहां पे क्यों नहीं आ पाई? आपको क्या लगता है कि ये आंसू किस चीज को यहां पे दर्शाते हैं? मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, ठीक है, तो मेरे को यहां तक लगता है कि वो आंसू उनकी खुशी के आंसू हैं कि प्रियंका गांधी के ना आने से भी लोग उनके सपोर्ट में खड़े हैं। और कल जो मैं वहां पे जनसंख्या देखी है, जो पॉपुलेशन देखी है, मुझे तो यही लगता है कि यहां से डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी सीट निकाल लेंगे 101%, ये मुझे लगता है,
ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी मुकाबला है इस कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर। तो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं यहाँ से, जो डॉक्टर मनोहर लाल जी शर्मा जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक तो वो पहले ही इलेक्शन लड़ चुके हैं, ठीक है, उनको पता है कि असेंबली में कैसे काम करवाना है, और दूसरी चीज वो एक पढ़े लिखे कैंडिडेट है, एक पीएचडी स्कॉलर है, ठीक है, कहीं ना कहीं तो एक क्वालिटी उनके अंदर तो है कि वो एक अच्छे पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनको पता है कि काम कैसे करवाना है, अनपढ़ कैंडिडेट नहीं है। तो दूसरे कैंडिडेट भी सभी पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन उन सबसे ज्यादा एजुकेटेड वही मेरे को दिखे हमारी इस कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर। और जो उनके आंसू हैं वो आंसू थे उनके खुशी के, उनके आंसू थे इमोशनल्स के, कि इतना कुछ होने के बाद भी जनता उनके सपोर्ट में खड़ी है, और जनता यहाँ पे यही बार बार बोल रही है कि डॉक्टर साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये चीज जनता ने उनको बार बार ये चीज जनता ने उनके बारे में कही है। 370 हटने के बाद टेररिस्ट टोटली खत्म करने की बात की थी भाजपा ने। आज 370 हटे हुए तकरीबन 5 साल हो चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि टेररिस्ट 0% यहां से हटाया गया? टेररिस्ट की ज्यादा से ज्यादा टेररिस्ट यहां पे अटैक्स कर रहे हैं। हमारे सिविलियंस का क्या हाल होगा? ठीक है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही हैं? सर, इसी के साथ आपने एक और वीडियो अभी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होते हुए देखी तो होगी, जिसमें कि दिखाया जा रहा है कि हमारे जो होम मिनिस्टर जी हैं श्री अमित शाह जी, वो एक हमारे जम्मू में ही कहीं, मुझे जगह एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन कहीं पे एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित करते हुए एक बात करते हुए दिखाए जा रहे हैं, जिसमें कि वो बात बोल रहे हैं कि एक बात बोल रहे हैं खास तरीके से वो भी, कि अगर हमारी जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी तो सरकार बनने के बाद तुरंत हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस देने वाले हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो पावर्स होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास होती हैं? देखिए कुलदीप जी, किसी स्टेट से यूटी बनाना या किसी स्टेट को यूटी को स्टेट बनाना या किसी स्टेट से स्टेट का दर्जा छीनना या उसको दिलाना, ये सारा काम पार्लियामेंट के अंदर ही किया जाता है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा 2 हाउसेज हैं विद प्रेसिडेंट और विद स्टेट लेजिस्लेचर। 2/3 मेजोरिटी में हमें ये लॉ पास करना पड़ता है, जिससे कि हम किसी यूटी को स्टेट बना सकते हैं, किसी स्टेट से यूटी बना सकते हैं। वो तो उन्होंने एक बात सही बोली है कि हमें क्या बोलते हैं उसको, फॉरेन इलेक्शंस के बाद हम स्टेटहुड का दर्जा देंगे। तो ये उन्होंने एहसान नहीं करना है, ठीक है, ये हमेशा कोई एहसान नहीं कर रहे हम लोगों के ऊपर, क्योंकि ये जो स्टेट है, ये महाराजा हरि सिंह के जो पूर्वज थे, महाराजा गुलाब सिंह, उन्होंने अंग्रेजों से 75 लाख की खरीदी थी। क्या वो इस चीज को भूल चुके हैं? इस चीज को क्या हमेशा भूल चुके हैं? ये उनकी राजाओं की स्टेट्स थी। चलो, जो भी कंडीशंस होती हैं उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के द्वारा जेएंडके को इंडिया में शामिल किया जाता है, फिर यहाँ पे लॉज वगैरह बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, वो चीज अलग है। 370 हटना जरूरी था, हमने सहमत हुए इनकी बात से कि यहाँ पे 370 हटा दो। हो सकता है कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आए, दिखे अच्छे दिन? मेरे को तो नहीं दिखे। एक पढ़ा लिखा नौजवान, पोस्ट ग्रेजुएट नौजवान, पीएचडी स्कॉलर नौजवान, वो दिहाड़ी लगाने पे मजबूर है, वो कुल्ली का काम करने पे मजबूर है, वो रेडी लगाने पे मजबूर है। कहां है अच्छे दिन? ना तो कोई डेवलपमेंट हो रही है, सिर्फ अर्बन एरिया में डेवलपमेंट हो रही है, वो भी ढंग की नहीं हो रही। रूरल एरियाज की हालत देखो, आज 72 से भी बदतर है। 70% से ज्यादा पॉपुलेशन हमारी रूरल एरियाज के अंदर है। क्या किया भाजपा ने? किया कुछ? तो स्टेटहुड का दर्जा देना जेएंडके को, वो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज वो गलत बोल रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। स्टेटहुड का दर्जा देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक टाइम पीरियड दिया है कि भाई 30 सितंबर तक इलेक्शंस करवाओ और उसके बाद स्टेटहुड का दर्जा दो। लेकिन ये बात सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानते, ये अपनी यहाँ पे तानाशाही का काम कर रहे हैं। इनको पहले लोगों को गुमराह करना बंद करिए, हिंदू मुस्लिम करना बंद करिए। राजनीति करते हो आप हमारे भगवान श्री राम के ऊपर, वो करना बंद करिए। उसके बाद मैं बीजेपी का बहुत बड़ा फैन था किसी टाइम पे, ठीक है, मैं उनकी पॉलिसीज मेरे को अच्छी लगती थी, लेकिन जब से मैंने देखा है हिंदू मुस्लिम का कंसेप्ट लेके आते, कोई भी ऐसा भाषण नहीं है जिसमें हिंदू मुस्लिम ना उनका, कोई भी ऐसा भाषण नहीं, हमने डेवलपमेंट करी, हमने फ्री राशन दिया। तो फ्री राशन दे क्यों रहे हो आप? एहसान थोड़ी ना कर रहे हो आप। नौकरियां नहीं दोगे, जनता भूखी मर रही है, तो फ्री राशन तो देना पड़ेगा ना। और मेरे को एक शर्म आती है कि 70 साल हो गए देश को आजाद हुए, आज भी एक नौजवान खड़ा है लाइन में 5 किलो राशन के लिए। क्या हालत कर दी है देश की? देश की तरक्की के लिए इन्होंने काम करने थे, लेकिन देश को डुबो रहे हैं धीरे धीरे। जैसे पाकिस्तान का हाल है, वैसे ही हमारे देश का भी हाल थोड़े दिनों के अंदर होने वाला है। इकोनॉमी बोल रहे ग्रोथ कर रही है, मेरे को नहीं दिख रही ग्रोथ इकोनॉमी के अंदर, वो झूठी ग्रोथ आ रही है। ये समझ क्या रखा है भाजपा ने अपने आप को? पहले मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं इन सभी कार्यकर्ताओं से, आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति बंद करिए। यहाँ पे बहुत अच्छा भाईचारे से लोग रहते थे, आपने उनको लड़वाया, आपने उनको मरवाया, वो सारे काम किए, और उसके बाद एलिगेशन लगाते हो दूसरे के ऊपर। पहले अपना आप तो साफ करिए। कोई भी क्रिमिनल कैंडिडेट होगा भाजपा के अंदर आने के बाद उसको क्लीन चिट दी जाती है, ये कहां का इंसाफ है? बिल्कुल सही बोला।
ये कहां का इंसाफ है? मैं पूछना चाहता हूं अपनी सरकार से, और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये कहां का इंसाफ है? बड़े बड़े डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर या डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर एजुकेशन सिस्टम फ्री है, हमारे यहां पे तो जीएसटी लगा के रखा हुआ है। एक पेंसिल भी लेनी है उसके ऊपर भी जीएसटी दो, खाने पीने वाली चीजों के ऊपर जीएसटी रखा हुआ है। कहां तरक्की करेगा देश हमारा? आप बोलते हो बिजली देनी है, तो बिजली देने के लिए कोई एहसान नहीं कर रहे हो, रोड बनाने के लिए कोई एहसान नहीं कर रहे हो, अपने पॉकेट से नहीं दे रहे हो, हमारे टैक्स के से पैसे से वो सब काम कर रहे हो। एक छोटा बच्चा, 1 साल का बच्चा, 6 मंथ का बच्चा भी टैक्स देता है। आपने जिस कंट्री में, जिस देश में एजुकेशन के ऊपर टैक्स रखा जाता है, वहां की जनता जो है वो क्या पढ़ेगी? मेरे को ये चीज बताओ। अगर आपको गोल्ड खरीदना है तो उसके ऊपर पता नहीं 2.5 या 3% के अंदर टैक्स है, जीएसटी। लेकिन अगर आपको एक पेंसिल खरीदनी है 18% जीएसटी है। आपको दूध का पैकेट लेना है 5% जीएसटी है। तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है लगाना अच्छी बात है, लेकिन अमीरों से तो आप उनके लोन तक माफ कर देते हो, लेकिन गरीबों के लोन नहीं आपने माफ करे। जनता इसका जवाब मांगती है और जनता इसका जवाब मांगेगी भी। आज की वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, गुमराह करना बंद करिए भाजपा जी। अगर आपको राजनीति करनी है तो अपोजिशन को स्ट्रांग रखिए, अपोजिशन को टोटली खत्म करने की बात मत करिए, ठीक है, जिससे हमारा देश भी तरक्की करेगा। लोगों की सही से जो आंखें, कान, आत्मा है ना, उसको जगाने का काम कर रहे हो। क्योंकि लोग जो है ना, मुझे लगता है कि वो इस टाइम इनकी बातों में आ रही है। देखो रियलिटी में कुछ नहीं है, सिर्फ गुमराह करने की बातें हो रही हैं। जो भी बोलती है सरकार, हम ये करेंगे, वो करेंगे, सो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जब तक आप अनएम्प्लॉयमेंट को जीरो नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो कल प्रियंका गांधी जी जो हैं वो बिलावर में किसी कारणवश अपने कारण भी बता दिए, और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता इल्जाम लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, तो वो भी कहीं हद तक उनमें सच्चाई आपको दिखती है। आपने इतना बताया, क्या आपको लगता है कि अब उनके ना आने से थोड़ा सा वोट जो है वो कम हो जाएगा कांग्रेस का? और क्या आपको नहीं लगता है कि अभी थोड़े से चांसेस जो हैं वो सतीश शर्मा जी के कहीं ना कहीं 1-2% ही सही लेकिन बढ़ गए हैं? इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या फीडबैक है, आपकी क्या रिएक्शन रहने वाली है, वो बताइए जरा। देखिए कुलदीप जी, कांग्रेस के तो वोट कम नहीं होंगे, मेरे को जहां तक लगता है। जो उनके कार्यकर्ता हैं वो तो उनके सपोर्ट में ही खड़े रहेंगे, ठीक है। प्रियंका गांधी आने से वोट कम नहीं होगा, लोग अवेयर हो चुके हैं, ये सारी साजिश का उनको पता हो चुका है। उल्टा उनके वोट बढ़ सकते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिल सकती है। क्योंकि मैं भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहा था कुछ दिन पहले, ठीक है। मेरे को लगता था कि नहीं, भाजपा कहीं हद तक सही है, लेकिन जब मैंने उनके ऊपर रिसर्च करा, उनको डिटेल में डिस्कस करा, उसके ऊपर पूरी बातें उनके ध्यान में, फैक्ट्स की बात करी, तो मेरे को तो बीजेपी का कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं लगता है। वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए राजनीति करती है और करती रहेगी। तो हमें हर टाइम, हर 5 साल के बाद गवर्नमेंट को चेंज करना ही होता है, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत हम लोगों के पास है, हम जनता के पास है। अगर जनता को झूठे आश्वासन दोगे, जनता की मांगे पूरी नहीं करोगे, जनता की बातें, जनता की इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव नहीं करोगे, जनता को गरीबी से बाहर नहीं निकालोगे, जनता को उनकी बेसिक एमिनिटीज पूरी नहीं दोगे, तो जनता आपको कभी सपोर्ट नहीं करेगी। हाँ, 5 किलो राशन के लिए वो लोग सपोर्ट करेंगे, और ये वही लोग सपोर्ट करेंगे जिनको 5 किलो राशन मिल रहा है। और ये जो 5 किलो राशन आज दिख रहा है इनको, लेकिन आने वाले टाइम पीरियड के बाद ये जो 5 किलो राशन है ना, गवर्नमेंट बंद कर देगी। और जब बंद करेगी ना, तो फिर पता चलेगा कि आप फसल लगाना ही भूल जाओगे, और जब फसल लगाना भूल गए तो पैसा आपके पास होगा नहीं, खाओगे क्या? भूखे नंगे मरोगे आप। और एक और चीज बताता हूं कि आज भाजपा 5 किलो राशन दे रही है, उसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूं। 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन आता है, हरित क्रांति हमारे इंडिया में लाई जाती है। उस हरित क्रांति में हमारा देश बहुत ज्यादा फूड ग्रेन्स के ऊपर अचीव करता है, मीन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में फूड ग्रेन्स की होती है। और वो प्लान तो कांग्रेस ने लाया था। और जिस टाइम पे हमारा देश आजाद हुआ था, हमारे देश की ऐसी बुरी हालत थी कि वहां पे प्राइम मिनिस्टर बनना, प्रेसिडेंट बनना एक सुसाइड करने के बराबर था। ये रियलिटी है। और उन जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, उन्होंने जो काम किए उस टाइम पे, वो उन्होंने अच्छे काम किए। हाँ, एलिगेशंस लगती हैं, कोई भी लीडर जो है वो पॉजिटिव भी देता है, नेगेटिव भी देता है, वो बात सच है, ठीक है। लेकिन उनके पॉजिटिव वर्क को कोई नहीं दिखाता, सब कुछ उनकी नेगेटिविटी दिखा रहे हैं। हमने तो ये तक सुना है कि हम आजाद 2014 के बाद हुए हैं, उससे पहले तो हमें कुछ दिखा ही नहीं। मैं भी तो ये हैरान हूं भाई ये सुन के कि भाई 2014 से पहले कुछ था ही नहीं। 2014 से पहले 12वीं पास नौकर होता था, नौकरी मिलती थी उसको J&K के अंदर। लेकिन आज
12वीं पास तो छोड़ो, पीएचडी को भी नौकरी की कोई एश्योरिटी नहीं है कि मेरे को जॉब लगेगी। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है धीरे 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 करके लोग पढ़ना बंद कर देंगे और इलिटरेसी रेट इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप सरकारी नौकरी किसको दोगे, क्योंकि उसके लिए कोई एलिजिबल ही नहीं होगा। ये आज हम सर 2024 में जी रहे हैं और 2024 में जीने के बाद आज भी आप किसी भी हाई सेकेंडरी में चले जाओ, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट आपको मिलेंगे नहीं। 2014 से पहले मैंने 12th की थी बिलावर हाई सेकेंडरी से, और हमारे यहाँ पे इन्वायरमेंटल स्टडी एक सब्जेक्ट हुआ करता था। हमारे टाइम हुआ था, हमारे टाइम आया था, उसके बाद 2-3 साल के बाद वो नहीं दिया जाता है। लेकिन क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा है और कहीं ना कहीं उसके लिए एक कंपल्सरी सब्जेक्ट रखा गया इन्वायरमेंट साइंस, या नहीं रखा गया? तो नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे बताया जाता है, कुछ पढ़ाया जाता है बच्चों को, वो तक हमारी हाई सेकेंडरी से खत्म कर दिया गया है। और तो छोड़ो, अगर आपको इंटरेस्ट है कि आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है कि आप कंप्यूटर फील्ड में जाने जाते हो, आपको इंटरेस्ट है कि आप मैथमेटिक्स में जाना चाहते हो, आपको वो सब्जेक्ट ही नहीं मिलेंगे। पहली बात तो ये यहाँ पे रख, स्टाफ नहीं है इनके पास। तो फिर बोलते हैं हम एजुकेशन बढ़ा रहे, कहाँ एजुकेशन बढ़ा रहे, कहाँ इंप्रूवमेंट हो रही है? ये खत्म की जा रही है। इनकी ऐसी पॉलिसीज, ऐसी गंदी पॉलिटिक्स, इनकी गंदी राजनीति की वजह से पूरा देश का सत्यानाश कर देगा। और ये आने वाले टाइम पे, आज नहीं, आने वाले कुछ दशकों के अंदर आप खुद देखोगे कि बीजेपी ने देश की क्या हालत कर दी है, भाजपा ने क्या हालत कर दी है देश की। ठीक है, तो आज यहीं पे ही मैं अपने विचार खत्म करता हूं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आज हम यहाँ पे अपनी इस बातचीत को खत्म करने जा रहे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से हमारी हिम्मत जो होती है वो डबल हो जाती है। हमें भी लगता है कि हम जनता की आवाज जो है वो बिल्कुल अच्छे से उठा सकते हैं। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।